अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अकरम है और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा डीवीएम जो है वो सीवास जंग से है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, सब कैंपस जंग। सो उसके बाद अब मैं नीद उमर अल-हज़म यूनिवर्सिटी टर्की से एनिमल न्यूट्रिशन में एमफिल कर रहा हूँ। मेरा नाम हसन जलाल है। मैंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो सिवास जंग से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर का सब कैंपस। और यहाँ पे टर्की में नीद उमर अल-हज़म यूनिवर्सिटी में एनिमल न्यूट्रिशन में मैं एमफिल कर रहा हूँ। हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है दोनों का, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको अपना यहाँ तक जर्नी, कि हम यहाँ तक किस तरह पहुँचे, हमने इस यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप था वो किस तरह हंट किया, हमें इस यूनिवर्सिटी का किस तरह पता लगा, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बारे में ज़ीशान बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये पहले मेवालन एक्सचेंज प्रोग्राम पे यहाँ पे आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सचेंज प्रोग्राम से ना स्टार्ट करें इस वीडियो को। थैंक यू। बंद करना है। अब हम बात करेंगे कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स क्या हैं, समर स्कूल्स क्या हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, 3 माह से लेकर 6 माह तक। आप इनको सर्च भी कर सकते हैं और इनको हंट भी कर सकते हैं थ्रू कॉमन वेबसाइट्स जैसे स्कॉलरशिप पोजीशन हो गई, अपॉर्चुनिटी डेस्क है। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस और रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करते हैं, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स होते हैं। एक ओपन समर स्कूल के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो कि मेरे छोटे भाई ने हंट किया था थ्रू इंटरनेट। वो ये था कि एमगन यू टोक्यो स्कॉलरशिप था। वो जस्ट 3 महीने का प्रोग्राम था। उसने जस्ट इंटरनेट से सर्च किया, उस पर अप्लाई किया और उसको मौका मिला 2 महीने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पढ़ने का ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। मतलब कि ये वो 5वें 5th सेमेस्टर में था, आई थिंक सो, जब उसने इस चीज़ को हंट किया जस्ट इंटरनेट के अच्छे यूज से। और वो अभी इस वक्त 7वें सेमेस्टर में है, बीएस एग्रीकल्चर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसने ये कैसे अचीव किया। तो उसकी फंडिंग थी 2 महीने के लिए 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। तो इसी तरह मेरा भी 8वां सेमेस्टर चल रहा था डीवीएम का। तो एक मेवलान एक्सचेंज प्रोग्राम है टर्की का, उसका जो कोलैबोरेशन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी है। तो युवास के साथ भी उसका कोलैबोरेशन था। तो मुझे भी मौका मिला ये एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्लाई करने का। मैंने अप्लाई किया, मैं भी इसमें नॉमिनेट हो गया। देन मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मैं टर्की आ गया। टर्की आके मुझे पता चला कि इधर हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, या टर्की की ज़िंदगी कैसी है, हम किस तरह स्टूडेंट्स इधर सर्वाइव करते हैं, किस तरह वो फर्दर अपने आप को प्रोग्रेस में लाते हैं। तो जो मेरी सुपरवाइज़र थी वो एनिमल न्यूट्रिशन की थी। तो मुझे यहीं से एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो मैंने यहाँ टर्की को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट इंटरनेशनल लोगों से मिला। तो मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मुझे फर्दर स्टडीज़ भी फ़ॉरेन जाके हासिल करनी चाहिए। तो जब मेरा इधर एक सेमेस्टर एक्सटर्नशिप का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं वापस दोबारा 2018 में पाकिस्तान गया। तो वहाँ मैंने डीवीएम कंप्लीट किया। वहाँ मुझे ऑफर्स थी जैसे कि रिसर्च एसोसिएट की, टीचिंग असिस्टेंट की, युवास से ही। लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं अगेन मास्टर के लिए टर्की आ जाऊँ। तो मैंने सुपरवाइज़र से रब्ता किया अपने कि मैं मास्टर का के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी में आपकी सुपरविजन में, तो क्या मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो इसी तरह मैंने हसन का कॉन्टैक्ट करवाया एक सुपरवाइज़र के साथ। तो इसी तरह हम दोनों ने कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लिया। तो एक्सेप्टेंस मतलब ये सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस ली जी। इसका ये होता है कि सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जब यूनिवर्सिटी में आप की टीचर आपको रेफर करता है कि ये स्टूडेंट मुझे चाहिए, तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इस यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है प्रोसीजर। आपने कहीं पे भी इंटरनेशनल एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी पे में, आप खुद पहले अप्लाई करने से पहले उस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाएं, उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को देखें जिसका काम आपसे आपके काम से रिलेटेड मिलता हो या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। उस बंदे को आप अच्छा सा मतलब ग्रैब करने के लिए एक प्रपोजल दें, एक एक्सेप्टेंस लेटर लें उस बंदे से। जब आपके पास एक्सेप्टेंस होती है तो आपके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्कॉलरशिप बात का इशू होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता। उस स्कॉलरशिप की बात में बहुत फंडिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहला काम होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना। वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन हम दोनों ने इसी तरह सिक्योर किया। ज़ीशान पहले एक्सचेंज प्रोग्राम पे आया था, इसकी मैम के साथ कांटेक्ट में था,
इसने एक्सेप्टेंस ली, उसके बाद इसने मुझे बताया कि पोल्ट्री न्यूट्रिशन की मैम है, आप उससे रब्ता करो। मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने अपनी मतलब कि CV वगैरह भेजी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। इस तरह हमारे एडमिशन हुए। तो उसके बाद आगे फर्दर शान फर्दर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी एडमिशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसका क्राइटेरिया बेसिक ये होता है कि आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना होता है, या तो आप ओपन मेरिट पे सिलेक्ट हो जाते हो, या दूसरा ये होता है कि सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है और वो आपको रेफर कर देता है। और जो ज़्यादा प्रेफरेबल और अथेंटिक वे है वो है सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेने के बाद आप अप्लाई करो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोनों सोर्स में एडमिशन हो जाता है। अभी सिवास की ही एक जूनियर हमारी ना अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है 2019 में, वो अभी MPhil कर रही है हमारे साथ, हमारी जूनियर हैं। तो वो उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं थी ली, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपने सुपरवाइजर उनसे रब्ता किया कि मैं आपके पास काम करना चाहती हूँ फर्दर MPhil में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आपने जिस बंदे के पास आना है उससे पहले एक्सेप्टेंस ले, क्योंकि इधर आने के बाद अगर एक सुपरवाइजर के पास सीट ही ना हो आपके, मतलब कि अगर आप एनिमल न्यूट्रिशन में जाना चाहते हैं लेकिन एनिमल न्यूट्रिशन वाले सुपरवाइजर के पास सीट ही नहीं है, तो आपको आपकी मर्जी के सुपरवाइजर के पास भेज दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बड़े प्रॉब्लम और क्राइसिस देखने को मिलते हैं। इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक्सेप्टेंस लें पहले और फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और ये इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, टर्की में आपने एडमिशन लेना हो तो आपको यही तरीकाकार है कि एक्सेप्टेंस ले लें, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा होते हैं और उसमें एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन फिल करें, आप अप्लाई कर दें। तो फर्दर हम बात करते हैं कि हम कौन सी स्कॉलरशिप में हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पहले एडमिशन सिक्योर किया और हम लोग टर्की आ गए, हमारे पास उस वक्त कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। इधर आके हमने एक आयहान शाइंक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट फंडिंग एजेंसी है, हमने वहाँ अप्लाई किया तो उन्होंने हमें स्कॉलरशिप ऑफर की और वो स्कॉलरशिप है 1000 टर्किश लीरा पर मंथ, और एक महीने में हमें 1000 टर्किश लीरा मिलता है, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार बनता है। तो इसमें अब पार्शियल फंडेड लिविंग स्टाइपेंड आप कह सकते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं कह सकते। इसमें हमें यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होती है, ट्यूशन फ़ी जो होती है, तो वो होती है 6 महीने के बाद 1000 टर्किश लीरा। लेकिन हम लोग इतना सेव कर लेते हैं कि हम अपना लिविंग स्टाइपेंड को ट्यूशन फ़ी के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और अपना जो रोज़मर्रा के जो काम है, रहना खाना पीना पहनना जो भी है, पाकिस्तान आना जाना या कहीं और भी जाना, कहीं भी ट्रैवल करना, तो एक अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं और एट द एंड हम कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडिशन कर दूँ कि फिर कि ये एक पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जिस तरह इधर आके अप्लाई किया गया प्राइवेट एजेंसी में। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। एक तो इश्यूज ये आता है कि आप अपने मतलब कि एक्सपेंडिचर्स उठा रहे हैं, रहने के, खाने पीने के, आने जाने के भी ये फुलफिल करते हैं, लेकिन ये इस तरह के आप एक्सपेंडिचर नहीं कि अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना हो पीछे, तो ये पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ कभी भी ना मूव करें। आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप जो, और ये गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप सिर्फ आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है। अभी रिसेंटली हमने टर्किश बुर्सलैरी पे अप्लाई किया है, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है PhD के लिए। हमने MPhil तो हमारा होने जा रहा है इंशाल्लाह जल्दी, तो टर्किश बुर्सलैरी पे अप्लाई किया हमने, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके हटे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हमने अप्लाई किया है। इन स्कॉलरशिप में ये होता है, जो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप होते हैं ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो इसका होता है, इसका ये होता है कि आपकी सेविंग अच्छी होती है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वीज़ा पॉलिसी में कोई इश्यूज़ नहीं आते। अभी हमें पता है कि जब मैं आ रहा था मेरे साथ दो लड़कों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट। अभी इस साल जो सिवासी के मेरे जूनियर ही हैं, ओवरऑल 4-5 स्टूडेंट थे जिन्होंने सिवास से अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के लिए, एडमिशन भी हो गया था यूनिवर्सिटी का, होप्स स्कॉलरशिप लगने के भी चांसेस थे, लेकिन 3 बंदों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप था। सपोर्ट नहीं करता ना कोई भी इसको, टर्की की एम्बेसी भी नहीं सपोर्ट करती है, ना यूनिवर्सिटी इतना सपोर्ट करती है कि इस वीज़ा में। तो अभी 3 लड़कों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ इस तरह इसमें। और उसके बाद पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप में आपको अपने वीज़ा फीस, अपनी एयर टिकट्स, हर एक चीज़ के एक्सपेंसिव खुद उठाने पड़ते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन से लेकर ये अच्छा भला मतलब कि 3-4 लाख का खर्चा होता है जब बंदे ने ट्रैवल करना हो फर्स्ट टाइम, एडमिशन, यूनिवर्सिटी की फीस लेकर सारे अखराजात। तो ग्रेजुएशन के फौरन बाद मुश्किल होता है एक बंदे के लिए 3-4 लाख का खर्चा करके कहीं दूसरी कंट्री में जाके पढ़ना। इस पे मैं हमेशा से यही कहूँगा कि आप लोगों को ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट्स को जो जिस तरह, क्योंकि हम थे ना,
हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज तो आप इंटरनेट में स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं। इसी तरह ये फ़रूक साहब ने इनिशिएटिव लिया है, आप देख सकते हैं, ये वीडियोस आपको मिल सकती हैं, स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस कैसे फिल करनी है, कौन सी वेबसाइट से आपने स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन लेनी है। अभी तुर्किश पर्सनैलिटी स्कॉलरशिप आपको शाना एक्सप्लेन से पूरी एप्लीकेशन बताएगा, क्योंकि हमने फिल की थी, हम सबमिट करवा चुके हैं। तो आपको A to Z के क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है, अभी आपको डिटेल से बताएगा। लेकिन मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में और एक प्राइवेट पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप में क्या डिफरेंस है, और आपको क्यों मूव करना चाहिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ, और आपको इसकी प्लानिंग कब से करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भाई कि जब हम थे, हमें बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये एक्सचेंज प्रोग्राम पे आया, हमें थोड़ा बहुत पता लगा, हम लोग इस तरफ निकले। अब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई है। भाई आप लोग अगर 6-7 सेमेस्टर इंटरनेट का यूज़ करना अच्छा शुरू कर दें, आप लोग अगर उसी सेमेस्टर में देखना शुरू कर दें, स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट्स को खोलना शुरू करें, देखें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अगर जिस तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, स्लोवाकियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ आइट्स और टोफल होता है। अगर आपके पास वो हो, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आप इजीली अचीव कर सकते हैं। हम मसला ये है कि हम लोग रिसर्च अपनी इंटरनेट पे सर्च अच्छी नहीं करते। अगर हमारी इंटरनेट पे सर्च अच्छी हो, हम बहुत से स्कॉलरशिप, क्योंकि सारे इतने काबिल होते हैं जो डीवीएम में या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कि वो इतने काबिल होते हैं कि अगर वो इंटरनेट पे सर्च अच्छी कर लें तो बहुत से अच्छे स्कॉलरशिप अचीव कर लें। हम लोगों में ये कमियां थी, हम लोगों ने ये काम नहीं किए। अब हमें आके इनकी ये कमियां महसूस हो रही हैं कि अगर हमारे पास तब ये आइट्स या टॉफल होता या GRE वगैरह दिया था, तो हम इससे भी अच्छा स्कॉलरशिप हंट कर सकते थे। आप लोगों को ये चीज़ इसलिए इस टाइम गाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। अभी आपको टर्किश पर्सनैलिटी की एप्लीकेशन के बारे में निशान डिटेल से बताएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है। शान, आप इसको फर्दर कैरी करें। जैसा कि हसन ने बताया आपको कि हम लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए और टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और पास में हम लोगों ने थोड़ा कॉमनवेल्थ के लिए कोशिशें की हैं, और एक हॉलैंड की स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई किया हुआ है। तो फर्दर उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन अब टर्की में है, तो हम टर्की पर्सनैलिटी जो टर्की की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले बेनिफिट है कि वीज़ा फ़ी बिल्कुल नहीं है और वीज़ा 100% है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये आने और जाने की टिकट प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पे ये है कि इंश्योरेंस जो है ना, वो ये प्रोवाइड करती है आपको, कि जब आप इधर आते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है जितना आपका डिग्री का ड्यूरेशन है। इसके दौरान आपको कुछ भी हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद लिविंग स्टाइपेंड है, जैसे मास्टर के लिए लिविंग स्टाइपेंड 950 टर्किश लिरा है, और PhD के लिए है 1400 रुपया, और जो जो BSc है उसके लिए है 600 या 800 रुपया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी जो है वो बिल्कुल फ्री होती है। अब हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये कुछ चीज़ें जो हमने फेस की हैं अभी रिसेंटली। हाँ, अब हम जब पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हैं ना, हमें अपना रेजिडेंस परमिट बनवाना पड़ता है, सारा कुछ अपने खर्चे पे। रेजिडेंस परमिट को एक्सटेंड करवाना है, रेजिडेंस परमिट बनवाना है, उसके लिए इंश्योरेंस करवानी है, हेल्थ इंश्योरेंस, कितनी फ़ीस होगी, ये सारे अखराजात हमें खुद पर्सनली उठाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी की हर 6 माह बाद ट्यूशन फीस हमें खुद से पे करनी पड़ती है। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है उनके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है, फुल 1 साल की फ्री हेल्थ, मतलब कि जितना अर्सा आप यहाँ पे रहेंगे। आपका रेजिडेंस परमिट गवर्नमेंट की तरफ से बनता है आपको, मतलब कि रहने, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, आपकी रेजिडेंस फ्री होती है। आपको यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट की रेजिडेंस कायका, जो इधर की रेजिडेंस डॉर्मेट्री का जो नाम है, वो आपको फ्री होती है, और उसमें खाना राइस दोनों चीज़ें फ्री होती हैं। आप ये कह सकते हैं रेजिडेंस फ्री है, खाना फ्री है, ट्यूशन फीस नहीं है इसमें। आपको वो जो 1400 स्कॉलरशिप मिलेगा टर्किश लिरा, वो आपकी पॉकेट मनी है, आपकी वो सेविंग है। अब बात करते हैं फर्दर क्राइटेरिया की। इस स्कॉलरशिप के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं BSc के लिए, MSc के लिए, PhD के लिए, और उसके बाद पोस्ट डॉक रिसर्च के लिए भी। अब BSc में हम लोग जनरल जैसे DVM है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, MBBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, BDS या जितनी भी ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट्स हैं हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं।
और जो सबसे मेजर क्राइटेरिया इसका ये है कि जो आर्म डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, लेकिन एमबीबीएस के लिए मोर देन 90% होने चाहिए। और उसके बाद आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टर्की में मौजूद होना चाहिए। और जो सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट है इनकी वो ये है कि जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो टर्किश लैंग्वेज में आके अपने कोर्सेज अटेंड करेंगे और उनकी रिसर्च और उनका थीसिस सब कुछ टर्किश लैंग्वेज में होगा। ये एक थोड़ा सा बड़ा बैरियर है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में भी आपको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास आइट्स या टोफल होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो आपके सुपरवाइजर, आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलके अपना थीसिस जो है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। कुछ मतलब कि ये सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आप लाजिम है कि आप लाजमी जो चीज़ है, जहाँ तक मैंने सुना है इसके बारे में, कि आपको 1 साल के लिए टर्किश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है। उस वो भी आपको अगर मेरे ख्याल में ना करना पड़े, अगर आप पाकिस्तान से ही अपना माइंड बना लें, मतलब कि आप ग्रेजुएशन में 7th 8th सेमेस्टर में आपको पता है कि मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है और आप उसके सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरे हैं, तो आप तब से टर्किश लैंग्वेज करना सीखना शुरू करते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में स्कूल्स हैं जो आपको टर्किश लैंग्वेज सिखाते हैं और इसका आपको डिप्लोमा देते हैं। अगर आपके पास पहले से ही इसका मतलब कि डिप्लोमा होगा तो आपके लिए आसानियाँ होगी, आगे चांसेस बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप। बिल्कुल। तो अब मैं आपको टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और हम थोड़ा एप्लीकेशन को भी रिव्यू करते हैं जो मैंने इस साल अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम उनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ हम एप्लीकेशन क्राइटेरिया पे जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि बैचलर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 70% मार्क्स की। उसके बाद मास्टर एंड डॉक्टरेट एप्लीकेंट्स के लिए 75%, और जो एमबीबीएस या डेंटिस्ट्री में जाना चाहती हैं फार्मेसी में, तो उनके लिए मोर देन 90% मार्क्स होना ज़रूरी है। यहाँ आप एज का क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन रिव्यू के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और हमें एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी चाहिए। तो ये मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस तरह। और उसके बाद थोड़ा हॉबीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है आपने। हॉबीज़ के बाद आप में कोई स्पेशल टैलेंट है तो उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। इधर मैक्सिमम 150 से 200 वर्ड्स में आप बयान कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे आता है फैमिली इंफॉर्मेशन। तो फैमिली इंफॉर्मेशन में आपने अपने मदर का नेम, फादर का नेम और कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन वगैरह हासिल की, फादर की इनकम क्या है, तो वो आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि कॉन्टैक्ट इन्फो। तो करंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है इसके बारे में। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है तो वो पाकिस्तान से अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन मैं इस वक्त टर्की हूँ तो मैंने टर्की के बारे में बताया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि परमानेंट एड्रेस हमारा पाकिस्तान का ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन की। तो इसमें आपने सबसे पहले, अगर आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बैचलर के लिए करना है तो आप मिडिल और मैट्रिक और हाई स्कूल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कर रहा था पीएचडी के लिए तो मैंने स्टार्ट किया हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे कितने % मार्क्स थे और उसके बाद मैंने कहाँ से किया, किस ईयर में किया, और मुझे वहाँ कोई डिस्टिंक्शन थी कॉलेज के अंदर या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी मैंने। उसके बाद मैंने अपना बताया कि मैंने बैचलर कहाँ से किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में बैचलर वेटरनरी साइंसेस में ग्रेजुएटेड हूँ मैं। तो उसके बाद मास्टर डिग्री मेरी नीदे यूनिवर्सिटी से है और एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से है, इंग्लिश, और वो अभी कंटिन्यू है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके फर्दर डिटेल में जाके दिखा देता हूँ कि इस तरह की आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सी है, और उसके बाद फैकल्टी कौन सी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, और आपने अपना
डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट्स दोनों ही करना होता है अपलोड। और ये मेरा थीसिस है, तो थीसिस टाइटल मैंने यहाँ दिया हुआ है। और ये वो यहाँ पूछते हैं कि आपने कोई डिस्टिंक्शन या कोई पोजीशन हासिल की थी ड्यूरिंग योर स्टडीज, तो अगर आपने की है तो आपको डिटेल देनी होगी। अब हम आते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ की तरफ। तो सबसे पहले मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वो एकेडमिक एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने अपने थीसिस के बारे में बताया कि मैं किस किस थीसिस पे काम किन किन एक्सपेरिमेंट्स पे काम कर रहा हूँ और मेरा थीसिस टाइटल क्या है। उसके बाद एकेडमिक्स पेपर, रिसर्च पेपर्स हैं आपके, रिव्यू पेपर्स हैं आपके, कोई केस रिपोर्ट है आपने जो भी किया है तो उसके बारे में बताएंगे। ये मेरे थोड़ी सी पब्लिकेशंस हैं, ये मैं इधर मेंशन की। उसके बाद बुक चैप्टर मेरा कोई नहीं था, बुक कोई नहीं थी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस पेपर्स थे मेरे और कुछ कॉन्फ्रेंस पे ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, तो उसके बारे में मैंने ये डिटेल दी, आप देख सकते हैं। अब आ जाता है लैंग्वेज डिटेल। लैंग्वेज डिटेल है क्या, तो इसमें आपने बताना है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है और बाकी आपकी किन किन ज़बानों में आप महारत रखते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। आपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इसको फिल आउट करना है कि कहाँ कहाँ आपने काम किया। अगर इंटर्नशिप्स की हैं तो उसके बारे में आपने बता देना। ये है मेरे वर्क एक्सपीरियंस के, मैंने पोलैंड की 2 लैब्स में काम किया है तो मैंने इधर बताया। उसके बाद एक सेमेस्टर एक्सचेंज मेबलन एक्सचेंज प्रोग्राम पे काम किया था मैंने टर्की में, वो बताया। उसके बाद सीवीएच में काम किया या जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया तो उसके बारे में बताया। और एंड पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी होती है। तो मैं सीवी के बारे में आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए और ट्राई करेंगे एक अच्छी सीवी बनाएं। तो इस तरह की सीवी हो, वो शार्ट सी हो तो काम चल जाता है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसमें वो पूछते हैं कि आपने कोई जीआरई सेट टेस्ट वगैरह दिया है। एरएस कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो आपने दिया तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ दोगे, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती इसके बारे में। तो उसके बाद आपने बताना है कि सोशल एक्टिविटीज़ में, तो सोशल एक्टिविटीज़ में आपने कोई ड्रामा प्ले किया है, उसके बाद आपने कहीं डांस किया है या कोई स्पीच की है या कुछ भी किया आपने सोशल एक्टिविटी में, वॉलंटरली कोई काम किया तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो इधर मैंने 2-4 चीज़ें मेंशन की हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद टर्की एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। मेरा थोड़ा टर्की एक्सपीरियंस था तो मैंने उसके बारे में डिटेल दे दी। तो अगर आपका नहीं है तो आप ना भी दें तो खैर है। उसके बाद आप आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पे। ये मेरी एप्लीकेशन है, तो हम इसका पीडीएफ व्यू देख लेते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल होगी इसके बारे में, लेटर ऑफ इंटेंट क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं। ये मैंने प्रेफरेंसेस है मेरी कि जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी होती है तो आपको तकरीबन मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंसेस देनी होती है। आपने पहले अपने डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है। आप पहले वो आपकी बैकग्राउंड जो आपकी डिग्री है, फॉर एग्जांपल मेरी डीवीएम थी, तो मैंने जब डीवीएम पुट किया बैचलर डिग्री में, तो वो उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे उन यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस दे दी जिनमें ऑलरेडी डीवीएम या उसके रिलेटेड मास्टर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो दे देते हैं। ये देखें आप स्क्रीन पे मेरे लिए उन्होंने क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 12 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, कि इसमें आपने बताना होता है कि आप हो कौन और आप ने क्या क्या ज़िंदगी में अचीव किया है और आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, कैपेटेंसीज क्या हैं। तो आपने थोड़ा डिफरेंट और अपने वर्ड्स में बताना होता है, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। खुद जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है वो आप टोटली उसके बारे में एक्सप्लेन करें और अच्छे और कम्प्रिहेंसिव वे में करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है। कहीं भी आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपने थोड़ा
बताना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनको मैं इस तरीके से डील करूँगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटीज़ और ये कैपेटेंसीज़ मेरे अंदर हैं, तो इनके थ्रू इनको यूज़ करते हुए मैं करूँगा। तो अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपकी कंट्री के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझ में पाई जाती हैं। तो इस तरह आपने थोड़ा करना है। ये है मेरा लेटर ऑफ इंटेंट। और उसके बाद आ जाता है ये रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। तो मेरा रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंग टू एनिमल न्यूट्रिशन था। तो मैं फील्ड क्रॉप रेजिड्यूज़ पे काम करना चाह रहा था, तो मैंने उसके रिलेटेड थोड़ा रिसर्च प्रपोजल अपना बना लिया था। तो रिसर्च प्रपोजल ट्राई करें कि यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग हो, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप्स मिलना थोड़ा आसान होती हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी फेमस है और उसके बारे में इस प्लेनेट की ही रिक्वायरमेंट यही है कि हम उसके बेटरमेंट के लिए काम करें, और जो लोग उसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में। ये थोड़ा मेरा रिसर्च प्रपोजल है। उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, फिर मटेरियल मेथड कि मैं कैसे कैसे काम करूँगा फ्यूचर में इस पे। और उस पे एक क्वेश्चन आता है कि आपको ये काम करने का फ़ायदा क्या होगा, या इसका फ़ायदा टर्की को या पाकिस्तान को या इस प्लेनेट को क्या हो सकता है, इस वर्ल्ड को क्या हो सकता है। तो आपने इसके बारे में 2-4 लाइन्स लिखनी है कि इसका ये फ़ायदा हो सकता है कि एनवायरनमेंट ठीक हो सकता है, या जो भी आपका आउटपुट हो सकता है। और इसके बाद ये सारी वही एप्लीकेशन है जो मैंने आपको दिखाई, उन्होंने पीडीएफ फॉर्म में जनरेट करके मुझे दी है। और ये थोड़ा रिसर्च पेपर्स का एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो आपने अपलोड करने होते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। तो इस तरह हम इस एप्लीकेशन को करते हैं। और अगर आपको कोई और इसके बारे में मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक आसान प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात होती है, तो बंदा अच्छे तरीके से इसको फिल कर पाता है।